तो चलिए चाय की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज की शाम ऐतिहासिक लम्हा साथ ला रही है। आज की शाम हिंदुस्तान को नई पहचान देने जा रही, क्योंकि आज शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करने वाले हैं। कल से आम लोगों के लिए कर्तव्य पथ खोल दिया जाएगा। जी हाँ, देखिए आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। आजादी के सबसे बड़े सेना नायक की ये प्रतिमा 28 फुट ऊंची है, जिसे ग्रेनाइट के साथ एक पत्थर पर उकेरा गया है। सेंट्रल विस्टा की नई चमक, नई आभा उभरते भारत की परिचायक है, नई सोच को दर्शाती है। हमारे सहयोगी अनंत भट्ट हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर बातचीत करने के लिए, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट जरूर देखें। बस कुछ पलों का इंतजार, नए भारत को मिलने जा रही है नई पहचान। भव्य रोशनी से आज जगमग होगा कर्तव्य पथ। आज पूरी दुनिया देखेगी नए सेंट्रल विस्टा की शान। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का पूरा इलाका भारतीय लोकतंत्र की आधुनिक पहचान से दुनिया को रूबरू कराएगा। खास बात यह है कि सेंट्रल विस्टा की नई पहचान यहां मौजूद सुविधाओं से भी की जाएगी। यहाँ भव्य पार्किंग लॉट बनाया गया है, जहां पर हजारों गाड़ियां खड़ी हो सकेंगी। इसके अलावा इंडिया गेट के पास ही पार्किंग के लिए स्पेस है, जहां 35 बसें पार्क हो सकती हैं। लोगों के घूमने फिरने के लिए रेड ग्रेनाइट से वॉकवे बनाया गया है, जो लगभग 1.1 लाख वर्ग मीटर फैला हुआ है। पहले ये रास्ता बजरी और रेत से बना था। 74 ऐतिहासिक लाइट पोल्स और चेन लिंक्स को नए सिरे से लगाया गया है। साथ ही 900 से ज्यादा नए लाइट पोल्स भी लगाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में 3.90 लाख वर्ग मीटर का ग्रीन एरिया है, जहां 4087 पेड़ लगाए गए हैं। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में ग्रीन एरिया के साथ ही टहलने के लिए 15.5 किलोमीटर लंबा रास्ता भी बना है। 19 एकड़ में फैले नहर के इलाके को पुनर्विकसित किया गया है। यहाँ 16 पुल बनाए गए हैं। कृषि और वाणिज्य भवन के पास लोग बोटिंग भी कर सकेंगे। गुड न्यूज ये भी है कि आज ही प्रधानमंत्री आजादी के सबसे बड़े सेना नायक की भव्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा 28 फुट ऊंची है। इसे 280 मीट्रिक टन वजन वाले एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरा गया है। इस पत्थर को तेलंगाना के खम्बम से 1665 किलोमीटर दूर नई दिल्ली तक लाने के लिए 100 फुट लंबा 140 पहियों वाला एक ट्रक विशेष तौर पर तैयार किया गया था। अखंड पत्थर को लाने के बाद शुरू हुआ इसे बनाने का अनवरत सिलसिला। 26,000 घंटे की अथक मेहनत के बाद अखंड ग्रेनाइट को तराश कर मूर्तिकारों के दल ने नेताजी की प्रतिमा तैयार की। इस प्रतिमा का वजन 65 मीट्रिक टन है। जब इंडिया गेट बना तो इसी छतरी में जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी, लेकिन उसे गुलामी का प्रतीक मानते हुए आजाद भारत में उसे यहां से हटाकर कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट कर दिया गया, जहां जॉर्ज पंचम आए थे और उस समय आजादी से पहले ये पूरे नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ था। कोरोनेशन पार्क में वो प्रतिमा जाने के बाद ये प्लान बनाया गया। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह तय किया कि यहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाई जाएगी, लेकिन महात्मा गांधी का व्यक्तित्व की तरह ही वो प्रतिमा भी इस छतरी में नहीं आ पाई। प्रतिमा बड़ी थी, छतरी छोटी रह गई। अब छतरी के हिसाब से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का व्यक्तित्व भी इस छतरी में आने लायक तो नहीं है, लेकिन देश की आजादी, देश के स्वाभिमान, उसके प्रतीक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, ऐतिहासिक प्रतिमा वहां लगाई गई है। जाहिर है दिल्ली का दिल अब बदलने जा रहा है, जहां राजशाही की जगह आजाद ख्यालों और आधुनिक स्वाभिमान और आत्मनिर्भर स्वतंत्र भारत की तस्वीर दिखने वाली है। ये महज दर्शनीय स्थल नहीं, 21वीं सदी के उस भारत का प्रतीक भी है जो कर्तव्य पथ पर विकास की डगर पकड़ चुका है। तेजश्री पुरंदरे, संजय शर्मा और अनंत भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
चलेंगे सीधा। अनंत भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्तव्य पथ से, और सुबह से अनंत आप कर्तव्य पथ पर कार्यरत हैं। ये बताइए तैयारियां कैसी हैं, और सबसे बड़ी बात तो हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरा पर्सन को बोले, जरा हमको दिखाएं आसपास की पूरी तस्वीरें। जी बिल्कुल, तैयारियों की आपने बात की है तो मैं कैमरा पर्सन संजय से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक बार दिखाएं जो आसपास के दफ्तर के लोग जा रहे हैं इस समय। आज बेसिकली बोल दिया गया था कि पोस्ट लंच तमाम दफ्तरों से पुलिस की तरफ से अपील की गई थी कि पोस्ट लंच तमाम लोगों को घर भेज दिया जाए, और उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि वो पब्लिक ट्रैफिक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। तो आप देख सकते हैं महिलाएं हैं, पुरुष हैं, निकल रहे हैं अपने घरों के लिए, और वो सामने ट्रैफिक पुलिस के जवान भी सामने खड़े हुए हैं वहां पर। और ये पूरा जो बंदोबस्त है, पूरा जो इंतजाम है, ये आज के कार्यक्रम को ध्यान में रखकर ही किया गया है। अब मैं कैमरा पर्सन संजय से कहूंगा कि मेरे पीछे का नजारा भी दिखाएं और बताएं। हम बताना चाहते हैं कि वो जो इंडिया गेट आपको नजर आ रहा है, वहीं पर आज भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये पीछे जो बसेस आप मेरे देख रहे हैं, ये तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस की बसेस हैं। भारी बंदोबस्त यहां पे सुरक्षा का किया गया है। भारी संख्या में यहां पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस के जवान हैं, आईटीबीपी के जवान हैं, इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं, यहां पर रॉड कंट्रोल व्हीकल्स भी हैं, और तमाम तरह के इंतजाम सुरक्षा के मद्देनजर यहां पर किए गए हैं। 30 से ज्यादा आसपास की जो बिल्डिंग थी उनको आज सुबह ही खाली करा लिया गया था। वो खाली है बिल्डिंग, जिससे कि निगरानी की जा सके। सीसीटीवी से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। और ये शाम को 7 बजे कार्यक्रम यहां पर शुरू होने वाला है। इंडिया गेट जो मेरे पीछे आप दिखाई दे रहा है, उसके पीछे आपको एक छतरी नजर आ रही होगी। थोड़ा संजय जूम करके दिखाएं, उसके पीछे एक छतरी नजर आ रही है। वहीं पर आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण होना है, जिसका चर्चा पूरे देश में इस समय हो रहा है। नवजोत, बिल्कुल। साथ ही अनंत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार चूंकि आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड पे आप मौजूद हैं, देखिए जो प्रधानमंत्री ने बात कही थी 15 अगस्त को कि भारतीयता और गुलामी के एक एक निशान को हटा देना हमेशा के लिए, उसी पथ पर आगे चलते हुए कर्तव्य पथ जहां पर आप मौजूद हैं, और इस वक्त का एहसास क्या है वो? देखिए मैं आपको बता दूं कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने 5 प्रण का आह्वान देशवासियों से किया था। पहला था 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और जिस प्रण की आप बात कर रही हैं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, ये उनका दूसरा प्रण था। तीसरा प्रण था एकजुटता, चौथा प्रण था विरासत पर गर्व करना, और 5वां प्रण था नागरिक कर्तव्य। तो हम दूसरे प्रण की बात कर लेते हैं। हाल फिलहाल में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जो पराधीनता के निशान थे, उनको मिटाने की दिशा में उठाए गए, और उनमें से ही एक कदम यह भी है जब राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं श्वेता, केवल मैं ही कर्तव्य पथ पर सुबह से नहीं जुटा हुआ हूं, मेरे साथ हमारी सहयोगी तेजश्री भी है, मेरे साथ हमारे संवाददाता मनीष भी हैं, और इनसे भी हम बातचीत करेंगे, इनसे भी हम जानेंगे कि आज सुबह से इन्होंने क्या क्या रंग अपने कैमरे में कैद किए। तेजश्री, पहले आप बताएं। जी बिल्कुल अनंत, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हमने जीएनटी ने एक्सक्लूसिवली उन लोगों से बातचीत की जिनके हाथों से ये सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनाया गया है, यानी कि उन कारीगरों से, उन सुपरवाइजर से, उन कॉन्ट्रैक्टर से, और उनका ये कहना था कि उनके लिए बहुत गौरव का पल है, गौरवान्वित करने वाला पल है कि जिस इमारतों को या फिर जिस पथ को उन्होंने बनाया है, एक तो उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले किंग्स वे इसका नाम था 1911 में, उसके बाद 3 बार नाम बदला गया, राजपथ रखा गया, और आज जाके इसका नाम फाइनली कर्तव्य पथ रखा गया है। तो ऐसे में उनका कहना है कि उनके लिए तो ये गर्व की बात है ही, लेकिन उनके परिवार वालों के लिए भी बहुत ही बड़े गर्व का पल है। बहुत अच्छा लगा उन्हें भी बात कर। उनका ये कहना था कि यदि प्रधानमंत्री मोदी रात को हमसे बात करने आ सकते हैं तो फिर हम भी क्यों नहीं 24 घंटे काम कर सकते। तो उनका ये जज्बा, उनका ये जोश वाकई में देखने लायक था। और यदि हम आज की बात करें तो यदि हम बात करें कि आज के किस तरह से ट्रैफिक इंतजाम है, तो जब हमने ट्रैफिक के डीसीपी आलाप पटेल से बातचीत की तो उन्होंने ये बताया कि 450 ट्रैफिक के जवान जगह जगह पर दिल्ली में तैनात है, और ये हिदायत दी जा रही है कि दिल्ली में 5:30 बजे के बाद अनंत कहीं पर ना निकले, क्योंकि अमूमन ये सबसे बिजीएस्ट रास्ता होता है। देखिए श्वेता, मैं आपको बताऊं कि जो सी हेक्सागन का इलाका है, इंडिया गेट के आसपास का जो इलाका है, वो बड़ा सा सर्कल, सी हेक्सागन को अगर मैं समझाऊं तो ये बड़ा सा सर्कल है, और इससे जो रास्ते निकलते हैं, जो इंडिया गेट की तरफ रास्ते जाते हैं, उनको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा शाम 6 बजे से लेकर और रात के 9 बजे तक। और ये पूरा इंतजाम इसलिए किया है कि कार्यक्रम में किसी किस्म की कोई बाधा ना आए, और लोगों से भी अपील की जा रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो जी अनंत, लेकिन यहाँ पर एक अहम बात आपसे ये समझनी बहुत जरूरी है कि आज क्योंकि सेंट्रल विस्टा का अनावरण हो रहा है फर्स्ट फेजिंग में, और साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का भी अनावरण होगा, पर ये बताइए कि आखिर ये आइडिया आया कहां से था? ये कब विचार आया कि सेंट्रल विस्टा जो है उसे बनाया जाए?
देखिए, मैं इस बात पे आगे बढ़ूं, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि शो चाय पे चर्चा का है, और चाय केवल आप ही नहीं पी रहे हैं, चाय हम भी क्या अनंत ने चाय वहां भी नहीं छोड़ी। इस चाय की मिठास के हम अपना भी कर्तव्य निभा रहे हैं, यहाँ से जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, क्योंकि चाय पर चर्चा का शो है। ये हम यहाँ देख सकते हैं अनंत, तेजश्री, आप और हमारे साथी सभी लोग वहां कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए 4 बजे का कर्तव्य भी यहाँ से दिखा रहे हैं चाय वाला। अनंत, तो वहां पर भी चाय पर चर्चा चल रही है। चाय की जो चर्चा है वो भी हमारे कर्तव्य का हिस्सा है, और कर्तव्य पथ पर इस समय मौजूद है। जो अदिति ने सवाल पूछा था कि ये आइडिया आया कहां से, तो अदिति, हमने इसका जिक्र पहले ही किया कि प्रधानमंत्री आनंद चाय पे ही तो नहीं आया किसी चाय की चर्चा के दौरान ही कहीं ये आइडिया तो नहीं आया आनंद? नहीं, चाय पीते पीते ही ये आइडिया आया था श्वेता, चाय पीते पीते ये आइडिया आया था। खैर, मैं अदिति के सवाल का जवाब दे दूं कि हमने इसका जिक्र भी किया, जब श्वेता ने सवाल किया था तो हमने उसी समय इसका जिक्र किया कि बेसिकली कोशिश ये है कि भारत अपनी विरासत पर गर्व करे, भारत अपने इतिहास पर गर्व करे, और जो एक लंबा एरा हमने गुलामी का झेला है उसके जो प्रतीक हैं उनसे हम छुटकारा पाएं, और उसी के तहत ये कदम उठाया गया। और दूसरी बात यह है कि दिल्ली का ये जो इलाका है, ये दिल्ली का दिल कहा जाता है। जो भी लोग आते हैं, देश से आए, विदेश से आए, वो इस इलाके के दर्शन जरूर करना चाहते हैं। अगर ये इलाका सुंदर होगा, अगर ये इलाका खूबसूरत होगा, सजावटी होगा, तो आप सोचिए कि इसका इंप्रेशन, पूरे देश का एक अच्छा इंप्रेशन लेके यहां से लोग जाएंगे। तो इसी के तहत इस पूरे इलाके को यहां पर रीडेवलपमेंट के तहत इसको नए सिरे से बनाया गया है। मनीष हमारे साथ मौजूद है। जिस नेताजी सुभाष चंद्र की प्रतिमा का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस ग्रेनाइट पत्थर से वो बनी है, वो पत्थर जिन्होंने सप्लाई किया है, मनीष आज उन्हें भी खोज रहे हैं और उनसे बातचीत करके आए। मनीष, अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, उसके पहले मैं एक छोटी सी बात कह दूं कि वो आपसे शायद पूछे कि आइडिया कहाँ से आया, और अभी सवाल बड़ा ये कि चाय कहाँ से आई, क्योंकि आम पब्लिक के लिहाज से ये एरिया बहुत महत्वपूर्ण है। कई राज्यों से जब लोग घूमने आते हैं तो यहाँ आकर फोटो जरूर खिंचाते हैं। ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, बल्कि वो लोग भी यहाँ पहुंचते हैं जो तमाम तरह के वेंडर्स हैं, लेकिन वो वेंडर्स आज आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ेंगे। अच्छी बात यह है कि 2-3 दिन बाद जब ये खुलेगा आम जनता के लिए, तो जिस सेल्फी पॉइंट को तमाम लोग मिस करते थे, यहां से सेल्फी लेना बंद हो गया था क्योंकि अब निर्माण कार्य चल रहा था, वो सेल्फी भी शुरू होगी। दूसरी बात कि वो पत्थर कितनी मुश्किलों से आया, मैंने भी बात की रजत मेहता से जिन्होंने वो पत्थर दिया। अनंत, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पूरी दुनिया में पहली बार है कि ऐसे ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से ये मूर्ति बनाई गई है। आज तक 100 टन के ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से पूरी दुनिया में कहीं मूर्ति नहीं बनाई गई, ये उनका दावा है। मिलने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी कि 6 राज्यों में वो 6 महीने तक घूमते रहे। जिस जगह पर वो पत्थर हो सकता है, वहां से उस पत्थर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्हें पहले लगभग 12 किलोमीटर की एक सड़क बनानी पड़ी टेम्परेरी, जहां से वो अपनी गाड़ियां लेकर जाएं, उन व्हीकल्स को लेकर जाएं जो पत्थर को लेकर उस गांव से बाहर आए। तो इतनी मशक्कत का ये काम था, और पहली बार 100 टन के ब्लैक ग्रेनाइट पर इस तरह के आकार, मतलब किसी चीज को आकार दिया गया, एक मूर्ति को बनाई गई। मनीष, खासियत इसकी कही जा रही है कि मोनोलिथ है, ये एक ही पत्थर को काट के प्रतिमा बनाई गई। जी बिल्कुल, वो 100 टन का पूरा एक पत्थर है, और यही वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि आज तक उस 100 टन के पत्थर को ही, उस ब्लैक ग्रेनाइट को जो कि बिल्कुल ब्लैक है, उसमें आपको कोई और कंपोनेंट नहीं मिलेगा, उसको ढूंढना, खोजना, उस 100 टन को एक साथ निकालना, ये पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। तो सिर्फ ये मूर्ति गर्व का विषय नहीं है, गर्व की बात ये भी है कि उस मूर्ति को बनाने में भी भारत ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और जो मूर्तिकार हैं, जिन्होंने मूर्ति बनाई है, उनको भी सलाम, उनको भी सैल्यूट, और जिन्होंने इस पत्थर के लिए इतने एफर्ट किए हैं, उनको भी सलाम, उनको भी सैल्यूट। और यही वजह है, देखिए, जब कोई निर्माण कार्य होता है तो वो भले ही किसी एक व्यक्ति के नाम से जोड़ दिया जाए, भले ही किसी एक संस्था के नाम से जोड़ दिया जाए, लेकिन उसमें सैकड़ों लोगों की मेहनत शामिल होती है। और यही वजह है कि पीएम मोदी आज उन तमाम श्रमजीवियों से भी बातचीत करने वाले हैं जो इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। आपको बता दें कि चंद महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी एक बार रात को आए थे यहां पर निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए। उस दौरान भी जब वो चहलकदमी कर रहे थे इस इलाके में, तब भी उन्होंने मुलाकात की थी तमाम मजदूरों से, तमाम आर्किटेक्ट से, इंजीनियर से, और उनका एक्सपीरियंस जाना था, उनका हौसला बढ़ाया था। और आज भी ये नजारा हमें देखने को मिलेगा। अदिति, इंडिया का उत्सव, जी हां, दक्षिण भारत साल के सबसे बड़े पर्व ओणम के उल्लास में डूबा हुआ है। खास करके केरल, जहां लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में आस्था के कई रंग देखने को मिलते हैं। घर घर में रंगोली बनाई जाती है, फूलों से शानदार सजावट की जाती है, महिलाएं मिलकर जश्न मना रही हैं और परंपरागत परिधानों में डांस कर रही हैं। ओणम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उत्सव के 10वें दिन एक नया रंग देखने को मिलता है। लोग एक अलग परंपरा को निभाते नजर आते हैं। हर दिन जश्न का एक नया रूप देखने को मिलता है।
ये तस्वीरें ओणम के उत्सव की हैं। हर्षोल्लास से लबरेज है माहौल। घर घर में रंगोलियां बनाई जा रही हैं, फूलों से शानदार सजावट हो रही है। धूमधाम से ये पारंपरिक त्योहार मनाया जा रहा है। वैसे तो ओणम का त्योहार पूरे दक्षिण भारत में मनाया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा उत्साह केरल में देखने को मिलता है। गली कूचों और सड़कों से लेकर घरों तक इस त्योहार के रंग में सराबोर है लोग। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजों में भी इस त्योहार का शानदार माहौल है। खास तौर से इस बार कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद से यहाँ इस त्योहार को लेकर जोश हाई है। तिरुवनंतपुरम में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां पूरे जोश खरोश के साथ कैंपस में ओणम का उत्सव मनाने में जुटी हैं। क्योंकि 2 साल बाद उन्हें इस तरह से एक साथ जमा होने का मौका मिला है। ओणम का त्योहार 10 दिन तक मनाया जाता है। खेतों में फसल की अच्छी उपज के लिए इसका आयोजन होता है। ये त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार और महाबली नाम के राजा को समर्पित है। कहा जाता है कि वामन अवतार में आए भगवान विष्णु ने उनका उद्धार किया था। माना जाता है कि ओणम के मौके पर राजा बलि अपनी प्रजा को देखने आते हैं, तो इसी सिलसिले में लोग ये उत्सव मनाते हैं। त्योहार के दौरान 10 दिन कोई न कोई खास आयोजन होता है। कहीं पारंपरिक वाद्य संगीत का दौर चल रहा है, तो कहीं नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति हो रही है। नाचते गाते और खुशियां मनाते लोग इस त्योहार के हर पल को जी भर के जी लेना चाहते हैं। ये सिलसिला अगले 10 दिनों तक इसी तरह जारी रहेगा और केरल समेत दक्षिण भारत के तमाम इलाकों में इसके अनूठे रंग देखने को मिलते रहेंगे। शिबी मोल केजी, तिरुवनंतपुरम, गुड न्यूज टुडे। गणपति उत्सव भी पूरे शबाब पे है। महाराष्ट्र में बप्पा के कई अवतार देखने को मिल रहे हैं। खासकर इको फ्रेंडली गणेश इस बार भक्तों को खूब भा रहे हैं। देखिए, अलग अलग थीम है, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। कहीं पर बप्पा क्रिकेट खेलते आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं वृक्षों का रूप धरकर भक्तों को लुभा रहे हैं बप्पा इन अलग अलग रूपों में कई तरह के संदेश भी देते साफ देखे जा सकते हैं। पर्यावरण, प्रकृति की संरक्षण का संदेश, तो कहीं हरियाली का संदेश, तो कहीं सादगी, सदाचार का संदेश। भले ही एशिया कप से भारत बाहर हो गया हो, लेकिन क्रिकेट को लेकर क्रेज कम हो गया है, ऐसा नहीं माना जा सकता। अकोला में बाप्पा का ये अवतार अपने आप में अनूठा है। यहाँ बाप्पा को क्रिकेट किट से तैयार किया गया है और बाप्पा यहाँ बल्लेबाज की भूमिका में नजर आ रहे हैं। इको फ्रेंडली गणेश के बढ़ते चलन से बाप्पा को बनाने के लिए अब तक कई सारी चीजें इस्तेमाल की जा चुकी है, लेकिन क्रिकेट किट से गणेश अवतार की कल्पना करने वाले टिल्लू टावरी हैं, जो हर साल अनूठी थीम पर गणेश जी को डिजाइन करते हैं। इस बार भारत के सबसे चर्चित खेल क्रिकेट को ये अवतार समर्पित किया गया है। इसमें क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाले नी पैड्स, ग्लव्स, कीपर ग्लव्स, हेलमेट और वेल्स तक लगाए गए हैं। तस्वीर हिंगोली जिले की है, जहां इस साल नीम के पेड़ को गणपति के तौर पर युवाओं ने डिजाइन किया है। बाबा को अलग से स्थापित करने की बजाय गणपति के सांचे में पेड़ को डिजाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही इसके जरिए तमाम सामाजिक संदेश भी देने की कोशिश की गई है। यहाँ आने वाले भक्तों को प्रसाद के तौर पर मोदक या मिठाई नहीं दी जा रही है, बल्कि पेड़ का प्रसाद दिया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब एक शानदार और बेहद गुड न्यूज आपको दिखाते हैं। खबर नीट नतीजों से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि मेडिकल में दाखिले के लिए हुए इस एग्जाम में कहां कौन कौन बच्चे रहे अव्वल, और साथ ही आपको बताएंगे उनकी कामयाबी का क्या है रहस्य। देखिए, रिजल्ट्स आने के बाद ना बहुत से ऐसे बच्चों के बारे में खबरें आ रही हैं जो इस परीक्षा में क्वालिफाई नहीं कर सके। तो उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि मायूस होकर कोई भी गंभीर कदम उठाना ठीक बात नहीं है, बल्कि कामयाबी के लिए बुलंद हौसले के साथ मेहनत कीजिए, लगन कीजिए और पढ़ाई जारी रखिए। खुशी का ये लम्हा बेहद शानदार और यादगार रहने वाला है। नीट यानी मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिल के लिए हुई परीक्षा के नतीजे आ गए हैं। तो देश के कोने कोने में उन बच्चों के घर खुशी का माहौल है जिन्होंने इस एग्जाम में कामयाबी हासिल की है। करनाल में वासु के घर ढोल नगाड़े बजे और मिठाइयां बांटी गई। वहीं नतीजे आने के बाद कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गंगुले का भी जोरदार स्वागत हुआ। तो कश्मीर के शोपिया में हाजिक परवेज के परिजनों ने उन्हें नोटों की माला पहनाकर खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि नीट 2022 में इस बार हरियाणा की रहने वाली तनिष्का ने टॉप किया। इस एग्जाम में दिल्ली के वत्स आशीष बत्रा दूसरे स्थान पर रहे। वहीं कर्नाटक के ऋषिकेश नागभूषण गंगुले ने तीसरा स्थान हासिल किया। नीट के नतीजों से माता पिता और अभिभावकों की खुशी की सीमा नहीं है, तो बच्चे भी अपनी कामयाबी से संतुष्ट हैं। I would like to thank my parents, teachers and school friends who were there for me every time during my NEET 2022 preparation, which helped me a lot. जम्मू कश्मीर के शोपिया में रहने वाले हाजिक परवेज लोन ने इस परीक्षा में देश भर में 10वीं रैंक हासिल की और प्रदेश का नाम रोशन किया। विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हाजिक ने इस परीक्षा में शानदार सफलता हासिल की और दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के आजिक परवेज लोन ने नीट के नतीजों में ऑल इंडिया 10वीं रैंक और जम्मू कश्मीर में टॉप किया है। मिलिटेंसी से प्रभावित शोपियां के रहने वाले आजिक ने कहा है कि ना ही तो कोविड लॉकडाउन और ना ही तो इंटरनेट शटडाउन उसकी कामयाबी में बाधा बनी है। नीट 2022 में करनाल के वासु ने पूरे देश में 33वीं रैंक हासिल की। वासु को 720 में से 705 अंक मिले हैं। वासु का कहना है कि परीक्षा की तैयारी के दौरान कई बार ऐसा लगता है कि ये मुश्किल है और नहीं हो पाएगा, लेकिन लगन और हौसले के साथ पढ़ाई करने पर कामयाबी जरूर मिलती है। मोटिवेटेड रहना है हमेशा, हर टाइम पे। बीच में बहुत डिमोटिवेशन आता है, हर टाइम मोमेंट पे डिमोटिवेशन आता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, स्ट्रेस भी आता है, एंग्जाइटी भी आती है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली काम करोगे तो बहुत इजीली आप अच्छा रैंक ला सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। वासु के शानदार रिजल्ट से उनके पेरेंट्स, टीचर, दोस्त सभी बेहद खुश हैं। एक माँ क्या, हर माँ का एक सपना होता है कि हाँ जी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अगर बच्चों ने एक अपना टारगेट बना लिया है तो उस टारगेट से अपना फोकस ना हटाएं, कहीं से भी डिमोटिवेटेड फील ना करें, आगे आगे बढ़ते चले जाए। तो दिन रात की अगर उनकी मेहनत होगी तो नेचुरल रिजल्ट जरूर देगी। इस साल 17,64,571 छात्र छात्राओं ने नीट की परीक्षा दी थी। उनमें से 9,93,069 यानी 56.3% ने इसमें क्वालिफाई किया। 4 उम्मीदवारों ने इस साल नीट में 720 में से 715 अंक हासिल किए, जबकि 9 उम्मीदवारों ने 720 में से 710 अंक हासिल किए और छठे से 14वें स्थान पर रहे। इस बार नीट परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या 1,17,000 उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद महाराष्ट्र से 1,13,000 और राजस्थान से 82,548 छात्र पास हुए। नीट की मुश्किल परीक्षा पास करके इन बच्चों ने मेडिकल की पढ़ाई की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। उम्मीद है ये कोर्स की पढ़ाई में भी आगे रहेंगे और अपनी मेहनत और लगन से जिंदगी में काफी आगे बढ़ेंगे। महेंद्रगढ़ से नवीन कुमार, करनाल से कमल और शोपिया से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए, उम्मीद है आपको कि हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ वक्त हो गया है अब आपसे अलविदा कहने का। जी हाँ, एक प्याला चाय और ढेर सारी गपशप, यही तो हमारे शो को बनाती है खास। तो लेके आएंगे फिर से कल
एक सॉन्ग है चा चा चा, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, और हिंदी में कहते हैं चा 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 और पंजाबी में कहते हैं चा। मेरे दिल को चाय की चाहत है, तो चाय की चाहत रखने वालों के लिए कल फिर से वापस आएंगे खबरों का ये पिटारा लेकर। वक्त याद रखिएगा, वक्त है ठीक 4 बजे चाय के पिटारे के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात गुड न्यूज टुडे पर।